नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है एनसीईआरटी ईवीएस का बहुत बड़ा वेटेज होता है आपके सीटेट एग्जाम में और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक्स से ही पूछे जाते हैं। तो इससे पहली वीडियो में मैं थर्ड क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, थर्ड क्लास की पूरी बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ईवीएस के सारे डिस्कस कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम फोर्थ क्लास के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। लगभग 70 के आसपास, 70 से भी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं। तो इन सभी 70 फैक्ट्स को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम की। तो यहां पर असम से संबंधित एक फैक्ट दिया गया था और उसमें बोला गया था कि असम में जो है वो बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पर स्कूल जाने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बांस और रस्सी के पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस और रस्सी के पुल, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लिखिए असम से कि बांस और रस्सी के पुल कहां पाए जाते हैं? असम में। दूसरा है ट्रॉली। तो ये ट्रॉली कहां पर यूज होती है मैं आपको बता देता हूं। ये है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख आप देख सकते हैं, यहां पर बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का यूज करते हैं। ये लोहे की ट्रॉली होती है जो लोहे की रस्सी से बंधी होती है और लकड़ी से ये झूला बना होता है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक नदी को दूसरी नदी से पार करने के लिए लोग ट्रॉली का यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी लिख लीजिए। एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये पुली किसको कहते हैं और घिरनी किसको कहते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, कुआं देख रहे हैं, बच्चा इससे पानी निकाल रहा है, तो इसके बीच में जो इसका यूज किया जाता है इसको पुली कहते हैं, है ना। तो पुली से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग याद कर लीजिए। पुली किसको कहते हैं कि रस्सी से, जो बाल्टी से कुएं में पानी निकालने के लिए और इस पुली का यूज किया जाता है। तो तीसरा फैक्ट आपका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो फैक्ट है वो वल्लम है। तो वल्लम हम देख लेते हैं। वल्लम एक तरह की नाव है जो कहां पर पाई जाती है? केरल में। और ये लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव जहां पर जिसमें बैठकर बच्चे क्या है, एक नदी को पार करते हैं, स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ी आपको पता होना चाहिए। मैदानी इलाके जहां पर होते हैं, भारत में जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए, और यहां पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इसको ऊंट गाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? राजस्थान में। बैलगाड़ी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? मैदानी इलाकों में। वल्लम का प्रयोग कहां पर किया जाता है? केरल में। ट्रॉली का प्रयोग कहां पर किया जाता है? लद्दाख में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। और बांस के पुल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगाड़ की बात कर लेते हैं। एक जुगाड़ होती है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में आपने देखा होगा, इसकी बातें सुनी होंगी। जुगाड़ अभी फिलहाल बंद है उत्तर प्रदेश में भी। और यहां पर मैं आपको बताता हूं ये जो जुगाड़ है इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पूछा जा सकता है कि लकड़ी के फट्टों से बनी कौन सा साधन है, कौन सा ऐसा वाहन है जो लकड़ी के फट्टों से बना होता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जुगाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाड़। लकड़ी के फट्टों से क्या बनता है? जुगाड़। बर्फ पर चलने कहां पर चलते हैं बच्चे? उत्तर की पहाड़ियां। तो जितने भी उत्तर के राज्य हैं जहां पर उत्तर की जो पहाड़ियां हैं बर्फ पड़ती है, तो वहां पर बच्चे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए क्या कर यूज करते हैं? बर्फ पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं? बर्फ पर, है ना। ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते। पथरीले रास्तों की बात करें तो पत्थर जहां पर, पहाड़ जहां पर कहां पर होते हैं? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ज्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो पत्थर होते हैं और इसीलिए पथरीले रास्ते की अगर बात आए तो आप समझ जाना बात कहां की हो रही है? उत्तराखंड की, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन से वाहन का, किस तरह के वाहन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर जानवरों के जो शरीर पर जो डिजाइन होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, वो किस कारण होते हैं, ये भी एक बात क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं कि देखिए, कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं कि कुछ जानवरों के जो कान है वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, किसी के अंदर की ओर।
पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि पक्षियों के कान बाहर की ओर निकले हुए नहीं रहते हैं, है ना। इन्हीं छेदों की मदद से वो सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी कान, जो छोटे छेद हैं वो कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छेद छोटे होते हैं, यानी कि ये वो जानवर हैं जिनके जो कान हैं वो बाहर नहीं दिखाई देते, है ना। याद रखेंगे आप, छिपकली, पक्षी, मगरमच्छ, इनके क्या है, कान बाहर की ओर नहीं निकले हुए थे, है ना। अब इनकी अलग अलग विशेषता मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से पढ़ते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही तगड़ा फैक्ट है, इसको लिख लीजिए। जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, है ना, और वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर ना ही तो बाल होते हैं और वे बच्चे नहीं क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन, जो पैटर्न बना होता है, डिजाइन बना होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण, उनके शरीर पर जो भी बाल होते हैं उसकी वजह से वो पैटर्न, डिजाइन का पैटर्न दिखाई देता है। ये भी फैक्ट आप लिख लीजिए, है ना। तो इतने सारे फैक्ट हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब हाथियों की तरफ चलते हैं। हाथियों से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस बार भी आएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए कि हथनी के झुंड में सभी फैसले बुजुर्ग हथनी लेती है। हाथियों का जितना भी झुंड होता है उसमें जो फैसले हैं वो कौन लेता है, बुजुर्ग हथनी लेती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया था कि एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम तक झाड़ियां, पत्ते खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। दूसरी विशेषता क्या है हाथी की, कि ये केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, ये इसका तीसरी विशेषता हो गई। उसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये भी एक विशेषता हो गई हाथी की। हाथी की सारी विशेषताएं मैं इस पीपीटी में कवर कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पर हाथी की सारी विशेषताएं आप लिख लीजिए कि 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा लेता है, 2 से 4 घंटे केवल सोता है, कीचड़ में खेलना उसको बहुत पसंद है, उससे उसको ठंडक मिलती है, वो अपने जो कान हैं हिलाकर उससे अपनी हवा कर लेता है ना। और छोटा हाथी यानी कि नंदू की बात हो रही थी इसमें, और 3 महीने का जो होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 100 किलोग्राम क्या है। 100 किलोग्राम बड़ा हाथी पत्ते खाता है और जो छोटा हाथी होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। और नंदू हाथी अपने झुंड में रहता है, इसका मतलब ये है कि हाथियों का क्या होता है, झुंड होता है। हाथी झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं, ये भी एक फैक्ट है, याद कर लीजिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होगी वो पूरे झुंड की क्या होगी, लीडर। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू जब भी 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर बात यह है कि हाथी जब बड़ा होकर 15 साल का हो जाता है तो वो झुंड को छोड़ देता है, और झुंड में कौन बचता है, हथनियां और उनके बच्चे। चलिए आगे है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दूसरे की वो लोग मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का वो लोग साथ देते हैं। तो सारी हाथियों की विशेषताएं मैंने आपको इस स्लाइड में रख दी हैं। अगर हाथियों की विशेषता इसके अलावा अगर आपको कोई पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, है ना। तो ये हो गई दोस्तों सारी हाथियों की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, तो मैं आपको बता देता हूं, इनका सहजीवी संबंध होता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर अपना भोजन यानी कि कीड़े मकोड़े खाता है और भैंस की क्या है, सफाई हो जाती है। तो ये सहजीवी संबंध इसको कहते हैं, है ना। तो ये वजह है। दूसरा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया है, तो खेजड़ी वृक्ष से भी हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिए कि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष है वो कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है,
इसकी पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाई बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो एक ऐसा वृक्ष जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। उसकी जो फलियां होती हैं उससे सब्जी भी बनाई जाती है, उसके पत्ते जानवर खाते हैं और वो छाया भी इस तरह से देता है कि वहां से पर बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये जोधपुर के पास खेजहड़ी गांव में पड़ता है ना, वहां पर ज्यादा है ये। और एक घटना भी थी, अगर मैं आपको बताऊं कि 300 साल पुरानी घटना थी कि राजा ने क्या है खेजड़ी जो वृक्ष है उनको काटने का वो दे दिया था और वहां से जो बच्चे हैं उनके लिपट गए थे, तो उनकी रक्षा भी वहां पर उन्होंने बहुत करी। आप केवल इतना समझ लीजिए खेजड़ी वृक्ष है वो जोधपुर के पास खेजहड़ी गांव में रहने वाले लोग हैं, है ना, तो वहां पर ज्यादा है। राजस्थान में ज्यादा पर पाया जाता है। जैसे यहां पर बोला गया है ना खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो रेगिस्तान कहां पर है? राजस्थान में, है ना। चलिए और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी गांव है, यहां पर रहने वाले लोगों को विष्णुई कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुई, है ना। वहां के जो लोग हैं वो विष्णुई कहलाते हैं और पेड़ और जानवरों की वो लोग रक्षा करते हैं, है ना। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आरटीआई कवर कर देता हूं। आरटीई 2009, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकता है। सरकारी अध्यापक आरटीई 2009, आप यूट्यूब पर लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देखिए। प्रश्न भी है उसमें, पूरी थ्योरी भी है उसमें, उसकी आलोचना तक भी मैंने उसमें बताई है कि क्या इसकी कमियां हैं, है ना। आरटी में क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य ये बनाता है, ठीक है। अब यहां पर हम मधुमक्खियों की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न डेफिनेटली आपका मधुमक्खी पालन से पूछा जाता है, तो एक एक करके मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये आप याद कर लीजिए, जो अंडे देने का काम है वो कौन करता है? रानी मक्खी, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब जो मक्खियां होती हैं अगर उसको कहीं पर फूलों का रस मिल जाता है तो वो एक तरह से नाच करती है ना। और दूसरी मधुमक्खियों को इसका पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालना भी, ये ना हो तो छत्ता ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद कर लीजिए, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, सारे काम कौन करता है? मादा मक्खी, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे इलाके में देखिए, यहां पर एक फैक्ट दिया गया था कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहां लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो आपका फैक्ट यहां पर यह है कि जो अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, इस समय में जो मधुमक्खियां हैं वो अंडे देने का काम करती हैं, है ना। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है ना। कौन सा समय है? अक्टूबर से दिसंबर। इस समय में क्या है? रानी मधुमक्खी अंडे देती है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आपको मधुमक्खियों से सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई फैक्ट पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और फैक्ट हैं, 1-2 फैक्ट और हैं। जैसे मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल जुल कर रहती हैं। अच्छा, वहां पर ये फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो मिलजुल कर रहने की बात है कि यहाँ पर प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि कौन से जो जानवर हैं, कीट हैं जो झुंड में रहते हैं, कौन से एकदम अलग रहते हैं, है ना। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। देखिए चींटियों में भी कितनी विशेषताएं हैं। इसमें भी जो रानी चींटी होती है वही अंडे देती है। सभी चींटियों का काम इसमें बटा होता है। जैसे जो सिपाही चींटी हैं वो बिल का ध्यान रखेंगी और बाकी सारी जो चींटियां हैं वो ढूंढकर जो खाना है, जो भोजन है वो ढूंढकर बिल तक लेकर आएंगी, है ना।
और दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। जो दीमक और ततैया है वो भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। चलिए, एक तरफ से आवाज आ रही थी बटाटा वड़ा पूरी साग। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बटाटा वड़ा और ये पूरी साग वगैरह ये सारी चीजें कहां पर पाई जाती हैं, इससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में, है ना। तो वलसाड की यहां पर बात हो रही है ना। वलसाड कहां पर है? गुजरात में। कोझिकोड केरल में है। बहुत बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझनी आसानी से होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। तो देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा सफर था जो वलसाड गुजरात से शुरू हुआ और कहां पर जाकर रुका था? कोझिकोड केरल में। तो गुजरात से केरल तक का सफर है और वहां पर जो भी इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सारे हम उसमें कवर कर लेंगे। चलिए देखिए, बाहर ट्रेन रुकी थी, उस पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं। तो याद कर लीजिए, जो मडगांव है वो कहां पर है? गोवा में। कहां पर है? गोवा में। मडगांव कहां पर है? गोवा में। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं मैं, पहला प्रश्न आपका इस वीडियो का ये होगा कि बटाटा वड़ा कहां पर खाया जाता है, कहां का भोजन है ये, कहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अब यहां से हिंट भी आपको मिल गई, अहमदाबाद, गुजरात, वलसाड, केरल, है ना। इसी में से कोई एक जगह है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि बटाटा वड़ा कहां पर खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उडुपी स्टेशन। उडुपी स्टेशन में आपको बता देता हूं केरल में है। यहां पर इडली वड़ा खरीदा, यानी कि इडली वड़ा कहां पर मिलता है? केरल में। इडली वड़ा कहां पर मिलता है? केरल में। उसे खाया। बहुत से केले भी खरीदे, तो वे बहुत छोटे छोटे थे। यानी कि यहां पर मतलब यह है कि जो केले होते हैं नॉर्मल, जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं, वो जो केले होते हैं केरल में छोटे कद की होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बहुत सारे नारियल के पेड़ देखे, तो मैं आपको बताता हूँ नारियल के पेड़ वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं केरल में, और नारियल के जो तेल होता है वहां से बहुत सारे भोजन पकवान बनाए जाते हैं, है ना। चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग पहनावा भी अहमदाबाद से लोगों से अलग है। ज्यादातर लोग सफेद और क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं। तो एक फैक्ट आप लिख लीजिए, है ना। इस सब के आप नोट्स बना लीजिए दोस्तों, आप इस सब के नोट्स बना लीजिए, ये सारे आपके काम आने वाले हैं। केरल में लोग कैसा पहनावा है? सफेद और क्रीम कलर की धोती और साड़ियां पहनते हैं लोग, है ना। सफेद और क्रीम कलर की धोतियां और साड़ियां लोग कहां पहनते हैं? आपसे पूछ सकता है, केरल में, है ना। अहमदाबाद से हमारे साथ चलने हुए लोग बीच स्टेशन पर उतर गए और लोग भी चढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कितनी सुरंग पड़ती हैं, कितने पुल पड़ते हैं? आपसे प्रश्न सीटेट में पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं 92 यानी कि 92 सुरंग हैं और 2000 पुल हैं। अगर आप गोवा से केरल तक के रास्ते में अगर आप गिनोगे तो आपको 92 सुरंग मिलेंगी और लगभग 2000 आपको पुल मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। आपके लिए फैक्ट ये है, मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, यानी कि मौसी को। याद कर लीजिए, मौसी को क्या कहते हैं? वलियम्मा। माँ की माँ यानी कि नानी को क्या कहते हैं? अम्मू माँ। इसको आप याद कर लीजिए। वलियम्मा किसको कहते हैं केरल में? मौसी को, माँ की बड़ी बहन को। अम्मू माँ किसको कहते हैं? माँ की माँ यानी कि नानी को, है ना। तो ये भी आपके लिए फैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में एक फैक्ट पूछा गया है। कर्डम मल्लेश्वरी से पिछली बार एक प्रश्न आया भी है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। कर्डम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर। कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। कहां की है? आंध्र प्रदेश की। 12 साल की थी ये, तभी से वजन उठा रही हैं और अब ये 130 एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। इनके नाम 29 मेडल हैं, है ना। और भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर हैं ये, जिन्होंने क्या है? ओलंपिक में मेडल जीता है। कहां पर जीता है? ओलंपिक में। मैं आपको बता देता हूं सन 2000 में जो ओलंपिक हुए थे, उस ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में इन्होंने 2000 में मेडल जीता था, है ना। तो भारत की पहली महिलाएं हैं ये और ज्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर फूल ही फूल है, यानी कि फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी डायरेक्ट पूछ लेता है कि फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। और मैं आपको बता देता हूं एक फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में भी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में अभी 2 फूलों की घाटियां हैं, बहुत बड़े फूलों के बगीचे हैं उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की जो फूलों की घाटी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखेंगे फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग से एक वो दिया गया है, तो मधुबनी पेंटिंग जो चित्रकला है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही आपकी जो मधुबनी कला है, पेंटिंग है, वही है ये, है ना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, है ना। तो वहां पर ये बनाई जाती है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो याद कर लीजिए, जो मधुबनी पेंटिंग है वो चावल में जो कलर है मिलाकर उसके घोल से बनाई जाती है ये पेंटिंग, है ना। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जानवर, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग की ये विशेषता और है कि इसमें मधुबनी पेंटिंग में इंसानों को बनाया जाता है, जानवरों को, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और भी जीव जंतु हैं सबको बनाया जाता है। किससे बनाई जाती है ये? चावल से, चावल के घोल में रंग मिलाकर। कहां पर बनाई जाती है? बिहार के मधुबनी जिले में, है ना। चलिए, खुशबू और रंग, चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, इसका नाम याद कर लीजिए, गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो दो फूलों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, गुलदावरी और जीनिया। ये ऐसे फूल हैं कि इनमें से रंग बनाए जाते हैं, इनमें से रंग निकाला जाता है और उनसे कपड़े हमारे रंगे जाते हैं, है ना। कौन कौन से नाम है? गुलदावरी और जीनिया, इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनाकर के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से फूल पाए जाते हैं? कचनार के। पूछ सकता है आपसे कि कचनार के फूल कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने में की फरमाइश करती है। तो केले के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी कहां पर बनती है? केरल में। केले के फूलों की सब्जी कहां पर बनती है? केलों में। कचनार के फूलों की सब्जी कहां पर बनती है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये 3 फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, केरल में जो केले के फूल हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, और अगला फैक्ट है हमारा इत्र से, है ना, जो परफ्यूम होता है आपका। चलिए इत्र के बारे में देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे फूलों से ये इत्र की एक शीशी बनती है, ये हमें पता है। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के पास इलाकों में ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि इत्र के लिए फेमस उत्तर प्रदेश का जिला है वो है कन्नौज, है ना। दादी माँ का नुस्खा, गुलाब जल और ग्लिसरीन अगर आप बराबर मात्रा में मिलाओगे और उसको शीशी में भर लोगे तो और उसमें कुछ नींबू की बूंदें भी डाल दें तो सर्दी में त्वचा नहीं फटती इनसे, है ना। तो ये आप घर पर भी कर सकते हैं, एक तरह का नुस्खा है। गुलाब जल ग्लिसरीन में मिलाओगे आप, उसमें कुछ नींबू की बूंदें डाल लीजिएगा, आपकी त्वचा नहीं फटेगी, आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। यहाँ पर आपके लिए फैक्ट ये है कि जो इत्र होता है, वो जो फूल होते हैं उनका जो अर्क होता है शुद्ध एकदम, उसको कहते हैं इत्र। क्या कहते हैं? फूलों का शुद्ध अर्क। अर्क किसको कहते हैं? जो भी निचोड़ के रस होता है ना, किसी फूल का हमने निचोड़ के रस निकाल लिया उसको अर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। आगे देख लेते हैं। सोहना गांव हरियाणा की बात है, और यहाँ पर क्या फैक्ट दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। और सोहना गांव के अधिकतम घर बनाने में आसपास की जो आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी, आसपास मिलने वाली चीजें और उनके इस्तेमाल पर क्षम चर्चा हूं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हरियाणा है वहां पर घर बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है वो आसपास में मिलने वाली चीजें होती हैं। जैसे आसपास में कोई भी चीज मिल सकती है, आसपास में लकड़ी की मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, कुछ भी मिले, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि आसपास से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल से बने घर कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कहां पर है? हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बसवा की बात करेंगे। एक बच्चे का नाम है बसवा, और कर्नाटक के बेलनविका गांव में ये रहता है, ठीक है। इसके पिता हैं जिसको अप्पा कहते हैं। याद रखेंगे, कर्नाटक में पिताजी को क्या कहते हैं? अप्पा। क्या कहते हैं? अप्पा। जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में।
तो जुलाई में क्या है, प्याज की फसल उगाई जाती है, कहां पर, कर्नाटक में। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, जरूरत पड़ती है, और अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। तो याद रखेंगे जो खूंटी है, ये आप देख सकते हैं, खूंटी कहते हैं इसको। खूंटी की मदद से क्या है, खेत को नरम किया जाता है, कहां पर, कर्नाटक में। किस महीने में, जुलाई के महीने में। किसकी खेती के लिए, प्याज की खेती के लिए। बैल कूरिगे, कूरिगे को खींचते हैं, इसको कूरिगे भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कूरिगे बीज डालते जाएंगे, अप्पा कूरिगे में बीज डालते। देखो ये है ना, जिसमें इसके पिताजी बीज डाल रहे हैं, इसको कूरिगे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया खुटी किसको कहते हैं, जिससे खेत नरम किया जा रहा है। जिसमें बीज डाले जा रहे हैं इसको कूरिगे कहते हैं। इसकी सहायता से ही बीज बोए जाते हैं कर्नाटक में, है ना। छोटी माँ ने इलिगे की मदद से प्याज के पौधे को अलग कर लिया, यानी कि एक ऐसा औजार है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है, उसको कहते हैं इलिगे। क्या कहते हैं, इलिगे। चलिए याद रखेंगे, 3 पॉइंट हैं आपके लिए। खूंटी जिससे खेत नरम किया जाता है, कूरिगे जिसमें बीज डाले जाते हैं, इलिगे जिसकी मदद से प्याज से पौधे को अलग किया जाता है। तो 3 फैक्ट आप याद कर लीजिए। चलिए यहां पर कुछ वो दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है कलचड़ी और कोए में। तो लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके घोंसलों में अंतर दिया गया है। तो घोंसलों में अंतर देख लेते हैं। देखिए कलचड़ी को क्या कहते हैं, इंडियन रेबिन। क्या कहते हैं, इंडियन रेबिन। देखिए घास से घोंसला बनता है इसका, इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो कलचड़ी के घोंसला किससे बनता है, टहनी, बहुत सारी नाजुक टहनी होती है ना पेड़ों की, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर व बिस्तर चाहिए। कलचड़ी कोए जैसा नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं चीजें भी होती हैं। तो याद रखेंगे कलचड़ी का घोंसला है वो नरम और मुलायम होता है। कोए का जो घोंसला होता है उसमें लोहे वगैरह के तार भी होते हैं, लकड़ी की कुछ शाखाएं भी होती हैं, है ना। तो ये इनकी दोनों की विशेषताएं। गिजुभाई बधेखा कहाँ के थे, गुजरात के। गिजुभाई बधेखा कहाँ के थे, गुजरात के। और एक चीजों में बता दूं आपको, ये प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा के जनक रहे हैं भारत में। इनकी एक पुस्तक भी है दिवास स्वप्न। क्या नाम है उसका, दिवास स्वप्न। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वे बच्चों की मजेदार किस्से कहानियां लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र पढ़ने के बाद बच्चों को आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। तो गिजुभाई बधेखा के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात बोली गई है कि बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां ये लोग लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे पक्षियों के कौन से घोंसले किस तरह के होते हैं। सबसे पहले कोयल की बात कर लेते हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है ना। तो आपके लिए फैक्ट यहां से है कि वह अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौए के घोंसले में ही अंडे देती है ना। तो ये भी आप याद करेंगे। और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये फैक्ट पहले पूछा गया है कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौए के घोंसले में ही अंडे देती है। और जो कौवा होता है अपने अंडों के साथ उसके अंडों को भी सेता है। नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, डाल पर लटकता हुआ घोंसला है। लटकता हुआ घोंसला की बात आई है। पक्षियों को कितना अंतर है, कौवा पेड़ की, अच्छा यहाँ पर देखिए आपके लिए फैक्ट ये है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, कौवा। जबकि फाक्टा कैक्टस को कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, है ना। तो जो फाक्टा पक्षी है वो कहां पर घोंसला बनाता है, कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में, यानी कि कांटों के बीच में, पेड़ के बीच में कौन घोंसला बनाता है, फाक्टा पक्षी। पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। गौरैया आमतौर पर आसपास दिखाई देते हैं, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। और गौरैया की बात करें तो ये कहां पर घोंसला बनता है इनका, कहीं भी, आपकी अलमारी के पीछे बना लेगी, अलमारी के ऊपर, आपका जो कोई भी आईना है उसके पीछे बना लेगी। तो गौरैया का कहीं भी घोंसला बन जाता है, ठीक है। याद रखेंगे फाक्टा पक्षी का घोंसला कहां बनता है, कैक्टस के कांटों के बीच। और भी हैं, दर्जन चिड़िया देख लेते हैं। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। तो ये तो आपको पता ही होगा, कबूतर के घोंसलों को आपने देखा होगा, पुराने जो घर होते हैं उनमें बनाते हैं ये लोग।
बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, जो बसंत गौरी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए ये बसंत गौरी है, ये आप देख सकते हैं, ये बसंत गौरी है, बसंत गौरी का फोटो है ना। इसकी क्या विशेषता है, ये टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। याद रखेंगे बसंत गौरी कहां पर घोंसला बनता है, पेड़ के तने में छेद बनाकर, है ना, उसमें अपने अंडे देता है। चलिए दर्जन चिड़िया, ये दर्जन चिड़िया है, जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नकुली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसके बीच में बनी थैले के अंडों को देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला है। यहां पर मैं आपको बताऊं, दर्जन चिड़िया को ही टेलर बर्ड कहते हैं, टेलर का काम करती है ये, देखो पत्तों को सिलने का काम कर रही है ना, और इसी के बीच में अपने अंडे दे देगी, तो पत्तों को सिलकर उसके बीच में अंडे देती है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो शक्कर खोरा का घोंसला देखिए यहां पर है, ये देखिए ये शक्कर खोरा का घोंसला है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, शक्कर खोरा, ठीक है। अपने घोंसले को सिलने का काम कौन करता है, दर्जन चिड़िया। शक्कर खोरा का घोंसला देखा, जो लटकता हुआ घोंसला याद रखेंगे किसका है, शक्कर खोरा का। इसके घोंसले की कुछ विशेषता बता देता हूं, कैसे कैसे बनता है। घोंसले में बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, यहां तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए वीवर पक्षी, वीवर पक्षी की बात कर लेते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उसके घोंसले में एक भी बच्चा नहीं था, छोटा छिद्र था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में उसको। चलिए ये तो उसके बारे में है। अब वीवर पक्षी के बारे में जान लेते हैं। वीवर पक्षी के बारे में ये है कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। यानी कि मादा वीवर पक्षी है जो है वो घोंसला नहीं बनाती है, घोंसला कौन बनाते हैं, नर वीवर पक्षी। और यहाँ पर चॉइस होती है, जो मादा वीवर पक्षी, जैसे नर पक्षी बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी होती है उसके पास चॉइस होती है, जिसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में जाकर अंडे देती है। तो वीवर पक्षी का काम अच्छा है ना। तो ये है विशेषता आपके वीवर पक्षी की। सबके घोंसले आपको याद रखने हैं, और सब कहां कहां पर अंडे देते हैं, कौन पेड़ की ऊपरी शाखा पर देता है, कौन तने में देता है, कौन निचली शाखा में देता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जानवरों के दांतों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले गाय की बात करेंगे। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए काम करते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं, जो कैसे होते हैं, चपटे और बड़े। गाय की विशेषता है कि आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। बिल्ली की अगर बात करें तो दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं, ये बिल्ली की विशेषता हो गई। सांपों की बात करें तो सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। क्या करता है, पूरा निगल जाता है। गिलहरी से फैक्ट आपका पूछा गया था पिछली परीक्षा में, मैं आपको बता देता हूं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं ये भी आप याद रखेंगे, गिलहरी के जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं है ना। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, है ना। तो और ये जब काटते रहते हैं, चीजों को कुतरते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये एक विशेषता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा से कर्नाटक के होलगुंडी गांव की बात आई है। तो पानी की, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पानी की यहां पर कमी पड़ गई थी कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। तो एक भीमा संघ नामक पंचायत का गठन किया गया था। क्या किया गया था, भीमा संघ पंचायत। तो बस आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि जो भीमा संघ है वो किससे संबंधित है। तो ये एक गांव की पंचायत है जो कि किससे संबंधित है, पानी की कमी से, है ना, पानी से संबंधित है ना। चलिए याद रखेंगे। और ये प्रश्न आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रखता हूं मैं, जिसका जवाब आप लोग देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ये कुछ पत्तियां, ये कुछ सब्जियां हैं। इन सब्जियों में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जड़ें होती हैं और कौन से तने, है ना। नीचे दिए गए चित्र को देखो, पता लगाओ इनमें से कौन सी सब्जियां पौधे की जड़ें हैं। तो आपको जड़ बतानी है, केवल जड़, है ना। आपको केवल जड़ बतानी है कि इनमें से कौन सी सब्जी है। बैगन, गाजर, ये सारी लौकी, ये सारी आप देख रहे हैं, इनमें से जड़ें कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आपका पहले पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए
चलिए यहाँ पर जड़ें, थोड़ी सी जड़ें की बात की गई है, और बरगद के जो पेड़ की जड़ हैं वो लटकन की तरह होती हैं, लटकती रहती हैं, है ना। असल में इसकी जड़ें हैं वे टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो पेड़ की जो लटकन है उसकी बात हो रही है। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ से लटकने जो है लटकती रहती हैं, है ना। तो वो क्या है, जमीन के अंदर भी चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, पेड़ काटने के खिलाफ कानून। तो एक कानून यहां पर आया था पेड़ काटने के खिलाफ। तो यहां पर बेसिकली कुछ नहीं है, आपको पेड़ काटने के लिए जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उनको काटने के लिए जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती है ना। तो कोई ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक से हर बार प्रश्न आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। चलिए, इसके बारे में इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, 12 से 15 मीटर का होता है। पत्तियां बहुत ही कम होती हैं इस पर। इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी, सोचो। 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दे जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जड़ें जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब किसी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो इसके तनों में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी जो जड़ें हैं पोली होती हैं और नीचे जमीन पानी तक चली जाती हैं। और वहाँ के जो इलाके में, उस इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसकी जड़ों में पाइप डाल लेते हैं और पानी निकालते रहते हैं, अगर वहां पर पानी की कमी हो जाए तो। चलिए, पर्यावरण दिवस पर पौधों के लिए प्रेरित करें। तो ये क्वेश्चन आपसे पर्यावरण दिवस का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं मैं आपको एक वीडियो में कवर कर दूंगा। पर्यावरण संबंधित से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में आप पढ़ के जरूर जाना, है ना। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का त्योहार। तो आपको पता है बिहू का त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। चावल की नई फसल जब कटती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर लोग बांस के भेला घर बनाते हैं, बांस के भेला घर। ये आप देख रहे हैं ना, भेला घर है ये बांस का बनाया गया भेला घर है जो बिहू के त्योहार पर लोगों के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, जब चावल की नई फसल कट के आती है ना। देखिए, इसमें एक फैक्ट दिया गया है कि आज जो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है यानी कि उसी त्योहार को बोला गया है कि बिहू का जो त्योहार होता है उसका जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, उरुका। और यहाँ पर है भी माघ बिहू, यानी कि 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है ना। याद रखेंगे, जो बिहू का त्योहार है जो असम में जनवरी में मनाया जाता है, पहला दिन जो होता है इसका उसको उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, उरुका। इस दिन लोग अस्थायी छप्पर बनाते हैं, छप्पर यानी कि शेड, एक तरह का छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहा जाता है। और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। तो याद रखेंगे, जो बोरा चावल की किस्म है वो कहां पर पाई जाती है, असम में, है ना। चलिए, बस इतना ही है, यहां से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आप याद रखेंगे बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जब चावल की फसल कट कर आती है जनवरी के महीने में। वहां पर लोग भेला घर बनाते हैं जिसमें छप्पर बनाते हैं। और बिहू का जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं। और बोरा एक चावल की किस्म है जो असम में खाई जाती है। चलिए, मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया था। बच्चों का अधिकार है प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 से लेकर 8 तक सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, ये है मिड डे मील। तो मिड डे मील के बारे में आप पूरा पढ़ के जाइएगा। चलिए, एक पोचमपल्ली राज्य कस्बे के पास है, यहाँ पर पोचमपल्ली की बात हो रही है तेलंगाना की। तेलंगाना में जो पोचमपल्ली कस्बा है वहां पर ज्यादातर जो परिवार हैं वो बुनकर हैं। क्या है, बुनकर हैं, जो सिलाई कढ़ाई का बुनाई का काम करते हैं उनको बुनकर कहते हैं। बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। तो पोचमपल्ली के याद रखेंगे, जो बुनाई है, जो बुनकर हैं, ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, तेलंगाना के पोचमपल्ली कस्बे में। चलिए आगे देख लेते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े, साड़ियां, सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से
भी साड़ियां और कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो दिया गया है कि कौन सी चीज़ से क्या बनती है। करघे में कई सुइयां होती हैं, डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। यहाँ पर बेसिकली ये जो पोचमपल्ली कस्बा है, यहाँ पर जो लोग बुनकर हैं उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि वो कैसे काम करते हैं, क्या चीज बनाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये बादल हैं और ये प्लेन में से फोटो खींचा गया है। ये दुबई का सीन है। बच्चे क्या है, दुबई गए थे घूमने, तो दुबई की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दुबई से संबंधित एक प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहां पर रेत ही रेत है दुबई में। रेत का बदलता रंग कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला, कभी लाल या फिर काला। तो रेत का जो कलर है वहां पर बदलता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। रेत के पहाड़, आपसे यही प्रश्न तो पूछा गया था 8 दिसंबर 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था। रेत के पहाड़ पाए जाते हैं दुबई में, है ना। रेत के टीले कहते हैं इनको। तो आप याद रखेंगे, यहां पर पूछा गया था कि रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं, तो दुबई में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और वहां पर रेत ही रेत दिखाई देती है। बादलों का जो रंग है वो बदलता रहता है, कभी सफेद कभी भूरा। तो इस तरह की चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। मलयालम में एक याद रखेंगे, चिट्टप्पन पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टप्पन। क्या कहते हैं, चिट्टप्पन। कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को क्या कहते हैं, कुंजम्मा, यानी कि अर्थात चाची, चाची, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि चिट्टप्पन चाचा, कुंजम्मा चाची। कहां पर, मलयालम में। चलिए पोचमपल्ली, पोचमपल्ली की तरह भारत के इलाकों में खास चीजें बनाई जाती हैं। और पोचमपल्ली में आपको बताता हूँ कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध है। जैसे पोचमपल्ली में बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही जो कुल्लू, जो जम्मू कश्मीर की तरफ कुल्लू मनाली है, वहां पर कुल्लू की शॉल इंपॉर्टेंट है, फेमस है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की, वो फेमस है। असम की सिल्क फेमस है, यानी कि सिल्क की अगर बात करें तो कहाँ की है, असम की। कश्मीरी कढ़ाई बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खजूर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर केरल में खजूर की बहुत ज़्यादा वो होती है। तो यहाँ पर खजूर के बारे में हम पढ़ेंगे। अबू धाबी में चलने वाले नोट सिक्के भी दिखाए और अलग अलग तरह के रुपए। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अबू धाबी यानी कि दुबई की बात हो रही है। दुबई की मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिक्के की बात आई थी कि वहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन सी चलाई जाती है, तो दिरहम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अबू धाबी में दिरहम कहते हैं, है ना। वहाँ की जो भाषा है, दुबई जो अबू धाबी है, वहाँ की अरबी भाषा में लोग वहाँ की बात करते हैं, है ना। और अबू धाबी में क्या है, सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई दिए, क्योंकि वहाँ एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। वहाँ पर क्या है, रेत ही रेत है। तो ज़्यादातर जो खजूर उगते हैं वो अबू धाबी में ही उगते हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। केरल का रहने वाला बच्चा है, यहाँ पर देख लेते हैं। मसालों के लिए ज़्यादा फेमस है, मैंने आपको पहले बताया है। काली मिर्च वगैरह जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के। और यहाँ पर तेज पत्ता बहुत फेमस है केरल का। छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये मसाले होते हैं, गरम मसाले कहाँ पर होते हैं, केरल में। और केरल में भी बात है तो तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपके क्लास 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने कवर कर दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपको खुलकर लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं क्लास 5 की वीडियो में। क्लास 5 में देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सारे को हम कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।